नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 9 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा लोगों को शेयर करें। और जैसा कि हमेशा कहते हैं, करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से रिलेटेड हर एग्जाम में, चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हो, चाहे सिविल सर्विसेज एग्जाम दे रहे हो, हर एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए कोशिश करिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास को फॉलो करने का। और जब भी क्लास अटेंड कर रहे हो, चाहे अभी चाहे बाद में, तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के भी बैठिए, क्योंकि मैं बहुत सारे से पॉइंट होते हैं जो आपकी पीडीएफ में मेंशन नहीं होता है, उन्हें भी यहाँ पे बताने की कोशिश करती हूँ। वो पॉइंट आपकी छूटे ना, और जो भी चीज चर्चा में है उसके हर डायमेंशन को आप टच करें, ताकि कहीं से भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप अटेम्प्ट करें। इसके लिए जो है अपना नोटबुक रखिए, पेन रखिए, जो बताती जा रही है उन्हें लिखते चलिए और रिवीजन भी करते हुए चलिए, क्योंकि मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि आपको एक ही सिंगल वीडियो में वो सारी चीजें एक ही साथ मिल जाए जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। चलिए देर नहीं करूंगी, अपनी क्लास स्टार्ट करूंगी। उसके पहले कहना चाहूंगी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में दोस्तों हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश का ऐतिहासिक स्थल गेंजियाटेप कैसल भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, अभी हाल फिलहाल में तुर्की और सीरिया एक भयंकर यानी भयानक भूकंप से ग्रसित क्षेत्र है। एक भयंकर भूकंप ने उस पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया। और ये जो गेंजियाटेप कैसल, जो कि एक महल है, एक ऐतिहासिक स्थल है, ये देखिए तुर्की में स्थित है, जो अभी क्षतिग्रस्त हो गया है बहुत ही बुरी तरीके से इस भूकंप के कारण। और आपको पता ही है कि बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड का ये भूकंप था। देखा जाए तो 7.8, ठीक है, 7.8 मैग्नीट्यूड बहुत ही ज्यादा हाई मैग्नीट्यूड है। और सीरिया और टर्की में देखा जाए ये भूकंप आया था, एक शक्तिशाली भूकंप आया था। और वहां पे इस भूकंप के कारण देखिए हजारों की संख्या में लोग वहां पे जो है उनकी मृत्यु हुई है। और जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं एर्डोगन, उन्होंने ये बताया है कि भूकंप के कारण, इस हाई मैग्नीट्यूड भूकंप के कारण 2818 लगभग जो इमारतें थी वो क्षतिग्रस्त हो गई। इसमें से बहुत सारी कुछ ऐतिहासिक इमारतें भी थी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हम बात कर रहे हैं गेंजियाटेप कैसल की। ठीक है दोस्तों, गेंजियाटेप कैसल की बात किया जाए तो ये जो इमारत है, एक तरीके से ये महल है और वेस्ट तुर्की में ये स्थित है। ठीक है, और ये महल बताया जाता है कि वहां का एक देखिए हित्ती साम्राज्य था। आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे, हित्ती, और हित्ती साम्राज्य के द्वारा इस महल को बनाया गया था। उसी साम्राज्य के दौरान इस महल को बनाया गया था। आगे चल करके देखा जाए, बेंजाटिन जब सम्राट आता है तो वो इस महल का विस्तार करता है। तो वर्तमान जो आप स्वरूप देख रहे हैं, देखिए बिफोर ये जब क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था तो ये महल ऐसा था, लेकिन भूकंप के बाद ये देखा जाए पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, टूट फूट गया। तो अब हमें ऐसा देखने को ये मिल रहा है। तो अभी जो 6 फरवरी को ये भूकंप आया है तुर्की सीरिया में, और ये यहाँ जो सीरिया के बॉर्डर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर यह महल स्थित था। ठीक है, ये देखा जाए तो ये एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल था दक्षिण पूर्वी तुर्की में। और ये पर्यटक और ऐतिहासिक स्थल था जो कि क्षतिग्रस्त हो गया। और यहाँ के जो पुरातात्विक खुदाई के दौरान ये महल सामने आया था। और यहाँ पे गेंजियाटेप कैसल देखा जाए, ये पहली बार जो है 2री और 3री शताब्दी ईस्वी में रोमन काल में प्रहरी दुर्ग के रूप में इसको बनाया गया था। एक तरीके से रक्षा दुर्ग के रूप में इसको बनाया गया था। और समय के साथ साथ जो है इसका विस्तार होता गया, जैसा कि मैंने आपको बताया हित्ती साम्राज्य में इसको बनाया गया था। और बेंजाटाम यहाँ पे देखा जाए, या आप देखा जाए तो बेंजेंटाइन जो सम्राट था, ठीक है, जिसका नाम है जस्टिन, इसी के समय में जो है ये जो वर्तमान स्वरूप है इसका, इसी के टाइम में आया था। ठीक है, जस्टिनियन, इसका टाइम आप देख सकते हैं 527 से लेकर के 565। ठीक है, तो ये तुर्की जो संग्रहालय उसके अनुसार ये डेटा दिया गया था। ठीक है, तो बेंजेंटाइन सम्राट जो साम्राज्य के समय में ये अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। ठीक है, और अभी देखा जाए ये जो है ये शहर देखा जाए, ये जो था गेंजियाटेप कैसल जो था वो इसी शहर में स्थित था। इस शहर का नाम भी है, जो तुर्की का ये शहर है गेंजियाटेप शहर, इसी में ये स्थित था। और ये भूकंप का एपी सेंटर भी था। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुर्की में जो आया हुआ भूकंप था उसका एपी सेंटर क्या था, तो गेंजियाटेप शहर था। ठीक है, और ये इसके जो है सीरिया के बॉर्डर से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर यह शहर स्थित था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ये ऐतिहासिक स्थल थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
और लगातार इस बारे में नजर रखते रहेगा। यहां से देखिए भौगोलिक स्थिति इसकी, तो फिजिकल मैप इससे रिलेटेड अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चंस पूरी पॉसिबिलिटी यहां से पूछे जाने की। अगर हम बात करते हैं तुर्की के बारे में, देखिए पहले इसकी जो कैपिटल थी वो इस्तांबुल थी, और ये जो तुर्की है ये एशिया और यूरोप दोनों में फैला हुआ है। इसकी कैपिटल पहले जो थी इस्तांबुल, वो पहले यूरोप में हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी कैपिटल देखिए अंकारा है। मुद्रा की बात की जाए तो नई तुर्किश लीरा जो है इसकी मुद्रा है। इसकी मुद्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार कर लीजिए, लीरा है। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और प्रधानमंत्री की बात की जाए तो बिन अली अलदरम जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आइए बात करते हैं थोड़ा सा इसके मैप के बारे में, देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने टर्की का दो मैप आप देख रहे हैं, एक तो आपको फिजिकल मैप दिख रहा है और एक आपको पॉलिटिकल मैप दिख रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल मैप। देखा जाए ये दो सागरों के बीच में स्थित है। कौन से दो सागर? तो यहाँ पे देखा जाए ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर के बीच में टर्की स्थित है। इसकी जो भौगोलिक स्थिति की बात किया जाए तो आप यहाँ से देख सकते हैं जॉर्जिया, अर्मानिया, अजरबैजान, ठीक है, इराक, सीरिया से इसकी जो है सीमा लगती है, और यहीं से देखा जाए यहाँ पे बुल्गारिया से और ग्रीस से जो है इसकी थोड़ा सीमा साझा ये करता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके पॉलिटिकल मैप के बारे में। देखिए इसके पॉलिटिकल मैप के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो आपने जैसा देख लिया यहाँ पे जो है इसकी कैपिटल अंकारा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फिजिकल मैप की बात किया जाए, देखिए मैंने बात किया ब्लैक सी से इसकी पूरी सीमा लगती है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? ब्लैक सी। सबसे पहले आप बात करें कि ब्लैक सी से कौन कौन से जो देश हैं वो अपनी सीमा को साझा करते हैं, सबसे पहले आप ये देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप स्ट्रेट है, देखिए ब्लैक सी, और यहाँ पे बीच में आप सी ऑफ मार्मरा आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। सी ऑफ मार्मरा और ब्लैक सी को कनेक्ट कौन सा स्ट्रेट कर रहा है? तो बास्पोरस स्ट्रेट। ध्यान रखिएगा बास्पोरस स्ट्रेट जो है वो पूरी तरीके से, यहाँ पे देखिए ये इस्तांबुल वाला प्रांत है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तुर्की का ही पूरा क्षेत्र है, तो इसी के बीच में ये पूरी तरीके से स्थित है बास्पोरस स्ट्रेट, जो कि कनेक्ट किसको कर रहा है? सी ऑफ मार्मरा को ब्लैक सी से, ठीक है। अब सी ऑफ यहाँ पे आपको एक और स्ट्रेट देखने को मिलेगा, कौन सा? डार्डेनल्स स्ट्रेट, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन सा स्ट्रेट? डार्डेनल्स स्ट्रेट जो है वो यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये किसको कनेक्ट कर रहा है? तो एशियन सी को किससे कनेक्ट कर रहा है दोस्तों? सी ऑफ मार्मरा से कनेक्ट कर रहा है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, सी ऑफ मार्मरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये दो स्ट्रेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं डार्डेनल्स स्ट्रेट की बात किया जाए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एक इंडियन थे 1966 में, ठीक है। तो 12 सितंबर 1966 में, देखिए नाम याद रखिएगा, एक तैराक थे मिहिर सिंह, ठीक है। मिहिर सेन जो कि एक भारतीय तैराक थे, इन्होंने इस स्ट्रेट को तैर करके पार किया था, तो मिहिर सेन का नाम याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा किस किस से इसकी जो है सीमा साझा हो रही है वो। और अब ब्लैक सी के बारे में अब आप मुझे बताएं, क्योंकि मैंने आप लोगों से बात किया था ब्लैक सी के बारे में, ठीक है। तो ब्लैक सी से जो है कौन कौन सी कंट्री अपनी सीमा को साझा करती है, ये आप मुझे आंसर बताएंगे। देखिए यहाँ पे आपको माउंटेन दिख रहा होगा, ठीक है, ये माउंटेन है पोंटिक माउंटेन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए कुरुग्लू माउंटेन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। टॉरस माउंटेन भी देखने को मिल रहा है। अनातोलिया प्लेटू जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे आपको अंकारा, यहाँ पे जो है तुर्की में अनातोलिया प्लेटू आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूरी फिजिकल जो है मैपिंग आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया जाएगा? तो ये दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय किस विश्वविद्यालय को घोषित किया जाएगा? ऑप्शंस आप देख रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी है, विश्व भारती विश्वविद्यालय को यूनेस्को के द्वारा दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्व स्थल घोषित किया जाएगा। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पूरी उम्मीद है कि इस साल के अप्रैल या मई में जो है यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत जो विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है, इसको दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा, ठीक है, जीवित विरासत विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा इस विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो 1921 में इस विश्वविद्यालय को बनाया गया था।
किसके द्वारा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। यहीं पे बात किया जाए समानता इन्हें देखा जाए तो ये विरासत टैग जो है ये अमूर्त जो है स्मारक को दिया जाता है। अभी तक आप देखिए जो भी विरासत टैग जो है अभी तक अमूर्त स्मारक को दिया जाता था। देखिए एक मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। अगर आपसे पूछे भाई मूर्त क्या होता है? मूर्त मतलब जिसको आप छू सकते हैं या जिसको आप अपने आंखों से पूरी तरीके से अच्छे से देख सकते हैं, वही मूर्त विरासत स्थल होता है। जैसे कि भवन हो गए, ऐतिहासिक स्थल हो गए, हस्त जो मूर्ति कला हो गई या फिर पेंटिंग हो गई, ये सब। तो इसी का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा? अमूर्त विरासत क्या हो जाएगा? एक तरीके से जिसको मतलब एक तरीके से हम छू नहीं सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ कल्चर ऐसे होते हैं, ट्रेडिशंस ऐसे समय से चले आ रहे होते हैं, कुछ ज्ञान होते हैं, कुछ स्किल्स होती हैं। ठीक है, लेकिन अभी देखा जाए ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी मूर्त विश्वविद्यालय को, ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी को जो है वो यूनेस्को से विरासत का टैग मिलने जा रहा है। ठीक है, वही हम बात करें यहाँ पे यूनेस्को के अनुसार देखा जाए तो ये जो विश्वविद्यालय है जिसको 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित किया गया था, 1922 में उद्घाटन जो हुआ था इस विश्वविद्यालय का। ठीक है, तो यहाँ पे जो उद्घाटन जो होता है कला, भाषा, मानविकी, संगीत में अन्वेषण के साथ एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में इसका जो है उद्घाटन किया गया था। इस विश्वविद्यालय की बात करें तो जब तक भारत आजाद नहीं हुआ था तब तक ये महाविद्यालय के रूप में था, लेकिन जब 1947 में भारत आजाद हुआ और 1951 में देखा जाए तो इसे जो है इस संस्था को केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक है, 1951 में इसको जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, किस अधिनियम के तहत? केंद्रीय अधिनियम के तहत किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार किस चीज के लिए दिया गया था? ठीक है, उस साहित्य का नाम बताइए और किस वर्ष जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। चलिए आप मुझे बताइए। अगला प्रश्न है हमारा कि किस देश ने खाद्य संकट के बीच चावल की भूसी को मुख्य भोजन के रूप में बढ़ावा देना शुरू कर दिया? देखिए यहाँ पे खाद्य संकट की स्थिति इस देश में बनी हुई है। चावल का तो इस्तेमाल हम करते थे, अब चावल की भूसी यानी कि जो चावल का बाई प्रोडक्ट है उसको भी एज अ भोजन के रूप में इस्तेमाल करने को बढ़ावा दिया जा रहा है। किस कंट्री में दोस्तों? चीन में। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। जैसा कि चीन में इस समय खाद्य संकट बना हुआ है, तो इस स्थिति के दौरान देखा जाए चीन की सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि ये जो चावल की भूसी है उसको भी मुख्य भोजन के रूप में क्या किया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा, उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, चावल की जो भूसी होती है या फिर जो बाई प्रोडक्ट या उप उत्पाद जो निकलते हैं किसके? जो भी अनाज के। ठीक है, ये जो है ये एक तरीके से वहां पे सन 2020 से लगभग 2 साल से चीन में एक तरीके से खाद्य संकट बना हुआ है और इस खाद्य संकट के दौरान सरकार बहुत सारे जो है नीतियां जारी कर रही है, बहुत सारे पहल की शुरुआत कर रही है। उसी में देखा जाए एक योजना है जो चीन की एक राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग विकास योजना है 2020 से 2025। ठीक है, उसमें कृषि और ग्रामीण मामलों के जो मंत्रालय के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि 2020 में कि जो उप उत्पाद होते हैं यानी कि जो बाई प्रोडक्ट होते हैं यानी कि प्रोडक्ट निकलने के बाद, मान लीजिए गेहूं है तो जब हम गेहूं के बाद जो है उसकी साफ सफाई करने के बाद जो बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसको अक्सर हम फेंक दिया करते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि चावल की भूसी हो गई, भूसी जो निकलती है, गेहूं की जो भूसी हो गई, उनका भी पूर्ण रूप से जो है उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। किस योजना के तहत? राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग विकास योजना के तहत, जो कि लागू की गई है चीन के जो कृषि और ग्रामीण मामलों के जो मंत्रालय के द्वारा 2020 से 25 की योजना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भूसी के बारे में, जो चावल की भूसी होती है, जो यहाँ पे राइस ब्रान जो होता है वो चावल की गिरी की भूरी बाहरी परत होती है। ठीक है, देखिए जो चावल की भूसी को क्या कहा जाता है? राइस ब्रान कहा जाता है। और ये जो आप देखे होंगे, जो लोग एग्रीकल्चर से संबंधित होंगे उनको देखा होगा उन लोगों ने, जो चावल के ऊपर एक कवर जैसा चढ़ा रहता है वही क्या होता है? राइस ब्रान होता है। और जब भी हम चावल को साफ करते हैं तो वो जो है भूसी के रूप में बाहर निकल जाता है। तो उसको हमें देखा जाए वो मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो पेरिकार्प, एल्यूरॉन की, सीड कोट और जर्म की बनी होती है। इसमें देखिए बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं, जैसे 50% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, 20% वसा पाया जाता है, फैट 15% प्रोटीन पाया जाता है, आहार फाइबर पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है 14 to 18%। तो इस भूसी में बहुत सारे ऐसे जो है लाभकारी तत्व पाए जाते हैं, जिस कारण से वहां की सरकार ने ये जो बाई प्रोडक्ट है अनाज के, उनके भी इस्तेमाल को भोजन के रूप में इस्तेमाल को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। ठीक है, जैसा कि खाद्य स्थिति वहां की खाद्य संकट बना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए।
तो थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों की, निसार उपग्रह को किस वर्ष तक लॉन्च करने की योजना है? निसार, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों 2024 है। ठीक है, तो देखिए निसार क्या है, एक तरीके से ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, निसार क्या है दोस्तों? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और इसको जो है लॉन्च करने की योजना 2024 तक है। निसार का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं क्या है? निसार यानी कि एन क्या है? नासा। नासा क्या है दोस्तों? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है और सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, तो हमें नासा का फुल फॉर्म क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये यानी कि दो देशों के अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच का एक संयुक्त एक तरीके से जो है मिशन है। और सार का यहाँ पे देख लीजिए क्या है? सार जो है भूदृश्यों का द्विआयामी और त्रिआयामी पुनर्निर्माण बनाता है। नासा की बात किया जाए, जैसा कि हमने बात किया, निसार की बात करें तो ये नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ठीक है, इसे और ये देखा जाए ये जो मिशन है ये 3 साल का मिशन है। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल में देखा जाए जो नासा की जो जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी है जो कि यूएसए की कैलिफोर्निया में स्थित है, उस लेबोरेटरी से निसार को भारत भेजा गया है, जिस कारण से चर्चा में भी है। और जैसा कि हमने बताया ये क्या है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। तो निसार को ध्यान रखिएगा, ये पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में, ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए ऑब्जर्वेटरी की तरह ये पूरी तरीके से काम करेगा। इसमें देखा जाए ये एक तरीके से रडार को कैरी करेगा, असार रडार, यानी कि यह एक एल और एस डुअल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार को ये कैरी करेगा। और इस रडार से क्या होगा? जो पृथ्वी की सतह है उसकी पूरी तरीके से सही और क्लियर जो है ये पिक्चर ले पाएगा। इससे क्या होगा? जब हम पृथ्वी की सतह की पूरी फोटो ले पाएंगे तो हम पृथ्वी से संबंधित यानी कि मौसम की पूर्वानुमान की हम जानकारी ले सकेंगे इस सैटेलाइट के जरिए। और इतना ही नहीं, हमें जो है पूरी तरीके से जो जमीन है, जो बर्फीले जो क्षेत्र है पृथ्वी के, उन सब पे जो है पूरी तरीके से हम नजर रख पाएंगे इस सैटेलाइट के माध्यम से। तो निसार के बारे में फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। निसार है क्या? ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, सैटेलाइट है, जो कि भारत के इसरो और यूएसए के नासा, अमेरिका के नासा अंतरिक्ष एजेंसी का एक संयुक्त मिशन है, जिसको जो है 2024 तक लॉन्च की जाने की पूरी संभावना है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ध्यान से ये जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों की, निम्नलिखित में से कहां प्रधानमंत्री ने ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया है? तो ये ऊर्जा सप्ताह 2023 का जो उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करें आप लोग। करेक्ट आंसर इस कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में जो है ये ऊर्जा सप्ताह, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भारतीय ऊर्जा सप्ताह इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन किया है दोस्तों। कहां पे? बेंगलुरु में किया है। ठीक है, इस ऊर्जा सप्ताह की बात करें तो ये जो आयोजित किया गया है दोस्तों 6 से लेकर के 8 फरवरी तक आयोजित किया गया है। उद्देश्य क्या है? एक तरीके से भारत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करना है किस तरीके से जो ऊर्जा रूपांतरण महाशक्ति के रूप में। ठीक है, तो ऊर्जा रूपांतरण महाशक्ति के रूप में जो भारत जिस तरीके से बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, उस भारत की बढ़ती शक्ति को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए इंडिया एनर्जी वीक का आयोजन किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए इसी समारोह के दौरान जब प्रधानमंत्री जी इस ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कर रहे थे तो इसी हिस्से के रूप में उन्होंने देखिए E20 ईंधन को भी शुरू किया। E20 यानी कि एथेनॉल 20 ईंधन को भी इन्होंने शुरू किया है। अब बात करते हैं एथेनॉल। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए एथेनॉल सम्मिश्रण जो रोड मैप है उसी के तर्ज पर 11 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तेल विपणन कंपनियों को 84 खुदरा दुकानों पर E20 ईंधन लॉन्च किया गया। ठीक है, इसी के तहत अब E20 क्या है? ध्यान रखिएगा, हमारे जो पेट्रोल में अभी एथेनॉल मिला जाता है। ठीक है, एथेनॉल क्या होता है दोस्तों? देखिए पेट्रोल में जब हम एथेनॉल को मिलाते हैं तो वाहन चलाते समय जो है जो वाहन का जब हम उपयोग करते हैं तो वाहन चलाते समय कम जीवाश्म ईंधन जलाने के लिए
जो है इस पेट्रोल के साथ एथेनॉल को मिलाया जाता है, ठीक है, एथेनॉल का सम्मिश्रण किया जाता है। एथेनॉल की बात किया जाए दोस्तों तो ये क्या होता है, एक तरीके से ये कृषि अवशेष होते हैं, जैसे कि ये मुख्य रूप से गन्ने से प्राप्त किया जाता है। और भी देखा जाए तो इसके अलावा ये जो चावल की भूसी होती है, मक्के जैसे अनाज, उनसे जो है एथेनॉल को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये प्रदूषण को कम करता है और जो ईंधन होता है उसको कम जलने में एक तरीके से सहायता करता है, ठीक है। अगर बात करें फिलहाल में भारत जो है E10, अभी देखिए E20 की हम बात कर रहे हैं, E10 या फिर 10% एथेनॉल अभी पेट्रोल में मिला था और इस लक्ष्य को भारत ने हासिल कर लिया है। अब भारत का अगला लक्ष्य क्या है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाने का। इसी चीज के लिए प्रधानमंत्री ने E20 जो है ईंधन को लॉन्च किया है, यानी कि अभी देखा जाए तो हम 10% और मिला रहे हैं, अब जो कि आगे चल करके हम पेट्रोल जो होगा उसमें क्या होगा, 20% एथेनॉल होगा और 80% क्या होगा, पेट्रोल होगा। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टाइम पीरियड रखा गया 2025, ठीक है। तो सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि 2025 तक जो पेट्रोल में एथेनॉल जो अभी वर्तमान में 10% मिलाया जाता है उसको 20% तक क्या किया जाएगा, ब्लीडिंग करने को प्राप्त कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इन बल्क यहाँ पे जो है पेट्रोल को 20% तक मिलाए जाने का लक्ष्य कब तक रखा गया सरकार के द्वारा, 2025 तक। तो ये ध्यान रखेगा। इसी कार्यक्रम के दौरान इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने E20 ईंधन को, इसीलिए तो आपसे पूछा जा सकता है हाल फिलहाल में जो चर्चा में रहा E20 ईंधन क्या है, एथेनॉल से रिलेटेड है, जो कि लक्ष्य रखा गया 2025 तक, ठीक है। तो E20 जो टर्म है उसको भी ध्यान रखेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में मध्य क्षेत्रीय परिषद की अस्थायी समिति की 15वीं बैठक का आयोजन किया गया। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की यह अस्थायी समिति की बैठक थी, इस साल देखा जाए तो 15वीं बैठक थी। कहां पे इसका आयोजन किया गया दोस्तों, तो ये किया गया उत्तराखंड में किया गया, ठीक है। तो ये देखिए ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून में ये जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की अस्थायी समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। ये 15वीं बैठक थी। इस बैठक का जो अध्यक्षता की गई है वो राज्य के, यानी कि उत्तराखंड राज्य के जो मुख्य सचिव हैं SS संधू के द्वारा किया गया है। इस बैठक में देखा जाए जो मध्य क्षेत्रीय परिषद में जो राज्य आते हैं कौन के, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इनके अधिकारी जो है शामिल हुए थे। बैठक के दौरान बहुत सारी चीजों पे चर्चा किया गया। सबसे पहले जो सभी राज्य में सर्वोत्तम कार्यशैली को परिषद में शामिल राज्यों में लागू करने पर जो है चर्चा की गई। तो किस तरीके से जो कार्यशैली, सर्वोत्तम कार्यशैली को लागू करने के लिए किस तरीके से लागू किया जाए, इन सारी महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 15वीं क्षेत्रीय परिषद की 15 जो यहाँ पे बैठक थी, मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं बैठक देहरादून में आयोजित की गई। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 बसें प्रदान की है। तो देखिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका को जो है आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत बहुत सारी सहायता प्रदान किया जा रहा है, इसमें 50 बसें भी प्रदान की गई है। आइए बात करते हैं। तो देखिए जैसा कि आपको पता है इस साल 4 फरवरी को श्रीलंका ने अपने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाई और इसी 75वीं वर्षगांठ के दौरान जो है भारत ने श्रीलंका को 50 जो है बसों की आपूर्ति किया है। इस बस को देखा जाए सौंपा गया है जो श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त हैं जिनका नाम है गोपाल बागले, उनके द्वारा जो है श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में रानिल विक्रमासिंघे, उनको जो है ये 50 बसें सौंपी गई हैं। और जैसा कि हमने आपसे बताया श्रीलंका जो है इस साल जो है 4 फरवरी को अपनी स्वतंत्रता का प्लेटिनम जयंती मना रहा है, ठीक है, 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। और इन जो बसों को जो है बनाया जा रहा है एक तरीके से, जो व्यावसायिक वाहक निर्माण जो है कंपनी जिसका नाम है अशोक लैंडेड, उसी के द्वारा जो है इन बसों की आपूर्ति की जा रही है। और इस कंपनी के साथ जो श्रीलंका की परिवहन बोर्ड है उसने देखा जाए 500 बसों की आपूर्ति के लिए अनुबंध प्राप्त किया है, ठीक है। किसने प्राप्त किया, ये जो व्यावसायिक वाहक निर्माण कंपनी है अशोक लैंडेड ने, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो इसमें देखा जाए अभी तक वर्तमान में देखा जाए जनवरी 2023 तक 75 जो है बसें वो सौंपी जा चुकी हैं। और इसके लिए जो लोन दे रहे हैं, इन बसों के लिए जो लोन मुहैया करा रहा है वो एक्सिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक के द्वारा लोन मुहैया कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, काफी चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मेरो रुख मेरो संतति नई हरित पहल प्रारंभ की गई है। तो मेरो रुख मेरो संतति जो है
ये एक हरित पहल है जो कि सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो जो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, उन्होंने एक नई पहल की शुरुआत किया है राज्य में, मेरो रुख मेरो संतति। तो ये देखा जाए पहल क्या है, बेसिकली देखा जाए ये जो पहल है वो जो हिमालय राज्य है सिक्किम, उसमें जब भी कोई बच्चा पैदा होगा तो प्रत्येक बच्चे के साथ जो है, एक बच्चा मान लीजिए पैदा हुआ तो उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में 100 पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है, तो एक तरीके से पर्यावरण के लिए जो है पर्यावरण के से संबंधित ये पहल है, और यहाँ पे जितना भी बच्चे राज्य में पैदा होंगे उस एक बच्चे के साथ जो है 100 पेड़ लगाए जाएंगे, मेरो रुख मेरो संतति पहल के तहत। इस पहल का देखिए फुल आप देख सकते हैं क्या लिखा है, एक पेड़ लगाओ एक विरासत छोड़ो। ठीक है, यही पहल है, और इस पहल का उद्देश्य देखिए क्या है, जो बच्चे के जन्म की याद में पेड़ लगाकर माता पिता, बच्चों और प्रकृति के बीच संबंध को मजबूत करना। तो आपस में जो है प्रकृति के साथ संबंध को मजबूत करने के लिए वहां की सरकार के द्वारा मेरो रुख मेरो संतति योजना पहल की शुरुआत की गई है। आइए बात कर लेते हैं सिक्किम के बारे में। देखिए ये हिमालयी राज्य है सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी देखिए क्या है, गंगटोक है। यहाँ के वर्तमान गवर्नर देखिए गंगा प्रसाद जी हैं। अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो प्रेम सिंह तमांग जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वही बात करें विधानमंडल की तो यहाँ पे जो विधानसभा की 32 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो राज्यसभा में 1 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी 2 सीटें हैं। कुछ अन्य भी महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर्स सिक्किम से संबंधित है, जैसे कि अभी सिक्किम की सरकार ने एक कैटली मछली है जिसको आमतौर पर चॉकलेट या कॉपर महसीर कहा जाता है, उस कैटली मछली को सिक्किम की सरकार ने राज्य मछली के रूप में घोषित किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वही बात की जाए भारतीय सेना ने सिक्किम में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया है। तो ध्यान रखिएगा जो भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट शुरू किया गया, सिक्किम में। और ध्यान रखिएगा सिक्किम जो है विश्व का पहला पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक राज्य भी है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है पहला देश का, वो सिक्किम है। तो सिक्किम से रिलेटेड ये कुछ और भी तथ्य थे। आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस विश्वविद्यालय में 36वां इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल आयोजित किया गया। तो ये 36वां इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल जो आयोजित किया गया है दोस्तों, वो किया गया है जम्मू विश्वविद्यालय में किया गया। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जम्मू विश्वविद्यालय में 36वां इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन फेस्टिवल जो है वो आयोजित किया गया है। अगर हम बात करें इसका जो आयोजन किया गया दोस्तों, और इसके जो आयोजन समारोह का जब समापन हुआ, मतलब इस समारोह का जब समापन हुआ था, तो समापन समारोह में जो मुख्य अतिथि के रूप में देखिए कौन थे, तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा मामले के और खेल मंत्री जो है अनुराग सिंह ठाकुर जो है, वो इस महोत्सव में जो समापन समारोह के दौरान वो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। ठीक है, महोत्सव का जो आयोजन किया गया है वो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में जोरावर सिंह ऑडिटोरियम जम्मू विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। इसमें ध्यान रखिएगा ये जो है देश भर के 18 विश्वविद्यालय के लगभग इसमें इस समारोह में 1000 प्रतिभागी ने इस उत्सव में भाग लिया। बात कर लेते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में थी, जैसे कि 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल में जो ओवरऑल चैंपियन जीता था, किसने जीती थी, तो केरला विश्वविद्यालय ने जीता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वही बात करें इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, काठमांडू में। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और 7वां इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम आज का अंतिम एमसीक्यू के बारे में कि हाल ही में वाणी जयराम का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो देखा जाए गायन क्षेत्र से संबंधित थी, गायिका थी वाणी जयराम, और इनका भी हाल फिलहाल में निधन हो गया। चर्चा में ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अभी इनको इसी साल पद्म जो है भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और ये दिग्गज गायिका थी वाणी जयराम, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने बहुत सारी भाषाओं में गीत गाए थे, जैसे कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, बंगाली समेत कई भाषाओं में लगभग 10,000 से ज्यादा गानों में इन्होंने जो गाने गाए थे। इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार जीते। देखा जाए इन्होंने जो है सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए इनको 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। फिल्म गुड्डी आई थी 1971 में, उसमें एक गाना था बोले रे पपैया रे,
उसको गाने को भी इन्होंने ही गाया था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। तो रिलेटेड देखिए यहाँ से भी जो है जैसे नियुक्तियों से प्रश्न आता है उसी तरीके से जो भी कोई फेमस पर्सनालिटी रहती है उनकी डेथ होती है तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। अब बात कर लेते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि विश्व स्तर पर महिला के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 6 फरवरी को मनाया गया। वही बात करें तीसरा, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 10 से लेकर 14 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। कहां पे? गुलमर्ग। ठीक है, गुलमर्ग कहां दोस्तों? जम्मू कश्मीर। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था लेकिन पर्टिकुलर प्लेस नहीं बात किया था हम लोगों ने, तो इसलिए यहाँ पे चीजों को लाया गया। जम्मू कश्मीर में भी कहा गुलमर्ग में जो है तीसरा खेलो इंडिया शीतकालीन गेम का आयोजन किया जाएगा। व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा बाल मित्र लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। वही बात करें यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएमटी नहीं। जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक 2023 में कहां आयोजित की जाएगी? देश की राजधानी नई दिल्ली में। और आज का हमारा लास्ट फैक्ट ऑफ द डे है कि हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष हाल ही में चुनी गई कौन? अप्सरा अय्यर जो है ये हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष चुनी गई हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स जिससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम लोगों ने बात किया। और हाँ, मैंने कुछ क्लास के दौरान आपसे कुछ क्वेश्चंस भी किए, उम्मीद है उसका आंसर करेंगे आप लोग। बाकी डेली करंट अफेयर्स की क्लास का जो है पीडीएफ वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कभी कभी एक दो दिन लेट हो जाता है पीडीएफ मिलने में, तो आप लोग परेशान नहीं हो करिए, देर सवेर वो जरूर अपलोड हो जाता है। कभी कभी कोई टेक्निकल इशू आती है तभी डिले होता है, अदरवाइज आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे। तो चलिए जाइए डाउनलोड करिए और अपनी शॉर्ट नोट्स भी बनाइए साथ में। बाकी इसी तरह डेली करंट अफेयर्स की क्लास में मिलते रहेंगे। और हाँ, कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें और जो कुछ भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसको कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो ये मेरी आप लोगों से यही एक तरीके से कहते हैं ना कि गुजारिश कह सकते हैं। और बाकी आप लोग काफी अच्छा आंसर कर रहे हैं, मैं डेली देख रही हूँ आप लोग के आंसर को। हाँ, मैं कभी कभी आप मतलब रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं देखती हूँ, मैं लगातार आप लोग के आंसर को देख रही होती हूँ, लगातार चीजों को देखती हूँ। बस थोड़ा सा टाइम की कमी होने की वजह से मैं रिप्लाई नहीं करती। बाकी आप लोग इसी तरह आंसर करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।